नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के संविधान की। ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। कहानी है एक ऐसे देश की जिसने आज़ाद होते ही अपनी किस्मत खुद लिखने की ठानी। सोचिए, एक पूरी की पूरी रूल बुक शुरू से बिल्कुल स्क्रैच से तैयार की गई। तो सवाल ये उठता है कि लाखों करोड़ों लोगों के लिए, एक बिल्कुल नए देश के लिए नियम कैसे बनाए जाएं? ये कोई छोटा मोटा काम तो था नहीं। यही वो सबसे बड़ा चैलेंज था जो हमारे फाउंडिंग फादर्स के सामने था। और बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। देखिए, ये सब शुरू हुआ एक आइडिया से, एक छोटी सी चिंगारी से। अपना संविधान बनाने का जो ख्याल था ना, वो कोई रातों रात नहीं आया था। तो देखिए ये सफ़र कैसे आगे बढ़ा। सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने ये आइडिया सामने रखा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। फिर ठीक अगले ही साल 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे अपनी ऑफिशियल डिमांड बना लिया। बात और आगे बढ़ी 1938 में, जब जवाहरलाल नेहरू ने साफ साफ कह दिया कि भाई, आज़ाद भारत का संविधान तो भारतीय ही बनाएंगे, कोई बाहर वाला नहीं। और फिर 10 साल से भी ज्यादा के स्ट्रगल के बाद फाइनली 1946 में वो संविधान सभा बनी, जिसके कंधों पर ये ऐतिहासिक जिम्मेदारी थी। तो अब असेंबली तो बन गई, पर इसमें लोग कौन थे? कौन थे वो आर्किटेक्ट जिन्हें भारत का भविष्य डिजाइन करना था? चलिए देखते हैं। यही थी वो मेन बॉडी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पूरी प्रोसेस की जिम्मेदारी इसी की थी। और कमाल की बात यह थी कि इसमें देश के कोने कोने से लोग थे, अलग अलग सोच, अलग अलग बैकग्राउंड के, और सबका एक ही मकसद था, देश का फाउंडेशनल लॉ, मतलब बुनियादी कानून तैयार करना। अब इतना बड़ा काम था तो इसे ऑर्गेनाइज करना भी जरूरी था। इसके लिए कई कमेटियां बनाई गईं जो समझ लीजिए इस पूरी प्रोसेस का इंजन थी। जैसे कांग्रेस की एक्सपर्ट्स कमेटी ने शुरुआती ग्राउंड वर्क किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रूल्स और स्टीयरिंग कमेटी को संभाला। लेकिन जो सबसे बड़ी, सबसे क्रूशियल जिम्मेदारी थी, वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी की, और उसे हेड कर रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्हीं की लीडरशिप में इस डॉक्यूमेंट को इसका फाइनल शेप मिला। और अब आता है इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। हमारे संविधान बनाने वालों ने ना एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही प्रैक्टिकल फैसला लिया। फैसला ये था कि दुनिया भर में जो भी बेस्ट डेमोक्रेटिक आइडियाज हैं, उन्हें हम अपनाएंगे। उनकी फिलॉसफी बड़ी क्लियर थी कि जीरो से क्यों शुरू करें, क्यों ना उन सिस्टम से सीखा जाए जो दुनिया के दूसरे सक्सेसफुल डेमोक्रेसीज में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और ये कोई नकल नहीं थी, नहीं, ये था स्मार्ट अडॉप्शन, मतलब अच्छी चीजों को अपनाना और फिर उन्हें भारत के हिसाब से, हमारी जरूरतों के हिसाब से ढालना। तो प्रेरणा मिली कहां से? देखिए, दो मेन पिलर्स थे। एक तरफ थे फिलोसॉफिकल आइडियाज, मतलब क्यों का जवाब, जैसे अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स और आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इसे आप संविधान की आत्मा कह सकते हैं। और दूसरी तरफ था पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, मतलब कैसे का जवाब, सरकार चलेगी कैसे। ये काफी हद तक यूके के पार्लियामेंट्री सिस्टम पर बेस्ड था। तो ये हो गया संविधान का शरीर। तो पहले बात करते हैं अमेरिका की। वहां से हमने क्या लिया? खास तौर पर वो आइडियाज जो एक इंसान की आज़ादी, यानी इंडिविजुअल लिबर्टी से जुड़े हैं। देखिए, अमेरिका से जो सबसे बड़ा आइडिया आया वो था फंडामेंटल राइट्स का, मतलब हर नागरिक को कुछ बेसिक आज़ादियां मिलेंगी ही मिलेंगी, जिनकी गारंटी संविधान देता है। सरकार भी उन्हें छीन नहीं सकती। इसके अलावा इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी एक आज़ाद न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट भी वहीं से आया, और साथ में जुडिशियल रिव्यू की पावर, जिसका सीधा मतलब है कि कोर्ट्स ये चेक कर सकती हैं कि कोई भी कानून संविधान के हिसाब से है या नहीं। एक तरह से सरकार की पावर पर एक चेक और बैलेंस। अच्छा, अब अमेरिका से चलते हैं यूके की तरफ। ब्रिटेन से हमें मिला सरकार चलाने का पूरा ढांचा, एक तरह से कहें तो पूरी मशीनरी। ब्रिटेन से हमने लिया पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का सिस्टम, जिससे हम सब वाकिफ हैं, मतलब प्रधानमंत्री और उनका कैबिनेट संसद को जवाब देंगे। फिर रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत, जिसका मतलब है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम और संसद के दो हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। ये सब जो हमारी आज की पॉलिटिक्स की बुनियाद हैं, वो ब्रिटिश सिस्टम से ही प्रेरित हैं। पर रुकिए, कहानी सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन की नहीं है। भारत का संविधान तो सही मायनों में एक ग्लोबल डॉक्यूमेंट है, और भी कई देशों से बहुत कुछ सीखा गया। ये लिस्ट देखिए, इससे पता चलता है कि हमारे मेकर्स की सोच कितनी बड़ी थी। जैसे आयरलैंड से लिए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मतलब सरकार के लिए गाइडलाइंस कि उसे सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए क्या करना है। कनाडा से एक मजबूत सेंटर का आइडिया लिया ताकि देश एक साथ बंधा रहे।
ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट ली, जहां सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। और ये देखिए, जर्मनी से इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने का प्रोविजन लिया गया। साउथ अफ्रीका से सीखा कि संविधान को बदलना हो तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। और तो और उस वक्त के यूएसएसआर से नागरिकों के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज का आइडिया आया। मतलब हर जगह से कुछ ना कुछ जरूरी लिया गया। तो ठीक है, दुनिया भर से इतने सारे बेहतरीन आइडियाज तो आ गए। अब अगला चैलेंज था इन सबको एक साथ एक ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंट में रखना। और इस काम के लिए शेड्यूल्स यानी अनुसूचियों का इस्तेमाल किया गया। अब ये शेड्यूल्स क्या हैं? इन्हें आप सिंपल टेबल्स या लिस्ट समझ सकते हैं। इनमें सरकार की कामकाज और पॉलिसीज की डिटेल्स होती हैं। इससे हुआ ये कि संविधान का जो मेन टेक्स्ट है वो बिल्कुल साफ सुथरा और अनक्लटर्ड रहा। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहले शेड्यूल में भारत के सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट है। 8वें शेड्यूल में 22 ऑफिशियल भाषाएं हैं। 10वां शेड्यूल ये बड़ा फेमस है, एंटी डिफेक्शन लॉ, मतलब दल बदल को रोकने वाला कानून। और 11वें और 12वें शेड्यूल में पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज की पावर्स और जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया है। अब हम आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर। डॉक्यूमेंट तो तैयार था, अब बारी थी इसे देश की हकीकत, देश की किस्मत बनाने की। यहाँ पे 2 तारीखें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है। पहली तारीख है 26 नवंबर 1949। इस दिन संविधान को असेंबली ने अडॉप्ट किया, मतलब अपना लिया। लेकिन ये पूरी तरह से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और यही वो दिन है जब भारत एक रिपब्लिक बना। लेकिन इसमें भी एक मजेदार बात है। ऐसा नहीं था कि 26 नवंबर को कुछ भी लागू नहीं हुआ। कुछ बहुत जरूरी हिस्से जैसे सिटीजनशिप, इलेक्शंस, ये सब उसी दिन यानी 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। और इसी दिन से पुराने ब्रिटिश कानून खत्म हुए और संविधान देश का सुप्रीम लॉ बन गया। तो पूरी बात को अगर एक लाइन में समेटना हो तो ये कोड बिल्कुल परफेक्ट है कि संविधान का जो फिलॉसफिकल पार्ट है वो अमेरिका और आयरलैंड से आया, और जो पॉलिटिकल पार्ट है वो ब्रिटेन से। ये इस डॉक्यूमेंट के हाइब्रिड नेचर को बहुत अच्छे से बताता है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है सोचने के लिए कि क्या भारत का संविधान सिर्फ एक बोरोड डॉक्यूमेंट है, एक उधार का थैला है, या फिर दुनिया भर से बेहतरीन मोतियों को चुनकर उन्हें भारत के धागे में पिरोकर एक बिल्कुल नई और अनोखी माला बनाना अपने आप में एक यूनिक इंडियन क्रिएशन है? शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं है।